वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग वेक्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। आज के पार्ट में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के किस कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग आज के क्लास में देखेंगे कि किस तरह से वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, किन दो वेक्टर को हम लोग इक्वल कह सकते हैं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या इफेक्ट होता है जब हम लोग किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम लोग नल वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग किसी वेक्टर को किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है, किस तरह से तोड़ा जाता है वो समझेंगे। फिर हम लोग यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आज के लास्ट पॉइंट में हम लोग पोजीशन वेक्टर के डेफिनेशन को भी देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट अल्फ़ाबेटिकली इस तरह से किया जाता है कि ये हम लोग एक छोटा सा एरो का साइन देते हैं किसी भी लेटर के ऊपर जो वो वेक्टर को डिनोट करता है। ज्योमेट्रिकली वेक्टर को एक एरो से डिनोट किया जाता है जिसमें एरो का जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को दिखाता है और जो हेड है वो उसके डायरेक्शन को पॉइंट करता है। अगर पूछा जाए कि ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, इनके कंपेयर में किसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है? हम लोग कहेंगे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ बड़ा है बी के लेंथ से। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ही वेक्टर ए और बी सेम डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रहे हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे किन दो वेक्टर को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। इस प्लेन में, अभी दिए हुए प्लेन में मैंने ढेर सारे वेक्टर बनाए हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट किए हैं। इनमें से किन किन वेक्टर को हम लोग इक्वल कर सकते हैं और जिन वेक्टर को इक्वल नहीं कर पा रहे हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं वेक्टर A2 और वेक्टर A3 को। इनका डायरेक्शन सेम है पर इनका लेंथ अलग अलग है। मैग्नीट्यूड जो है A2 का बड़ा है A3 से, बट डायरेक्शन सेम है, बट मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। यहाँ पे अगर A7 और A8 को देखें, इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है पर डायरेक्शन इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। उसी तरह से A4 का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग है, A9 का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग है, A6 का भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग है। तो इनमें से कोई भी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं है या फिर एक डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोग A1 और A5 को देखें, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इनका डायरेक्शन भी सेम है, यानी ये दोनों वेक्टर इक्वल हुए। कब दो वेक्टर इक्वल होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इक्वल होंगे, तभी वो दो वेक्टर इक्वल कहलाएंगे। इन दोनों में से कोई भी अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग उन दो वेक्टर को इक्वल नहीं कह सकते। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी वेक्टर को
रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में क्या इफेक्ट होता है। इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, पहले देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। किसी भी एक लाइन में, नंबर लाइन में जो भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। यहाँ पे अगर 1.4 भी है तो वो भी रियल नंबर ही होगा, क्योंकि ये इस लाइन के में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं, ये एक वेक्टर है हमारा ए। अगर हम लोग ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 एक रियल नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? तो इसका लेंथ जो है वो 2a हो जाएगा। अगर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो लेंथ 3 टाइम्स a हो जाएगा। यानी कि जब भी हम लोग रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर को, तो उसका मैग्नीट्यूड भी उस नंबर उतना ही गुना बढ़ जा रहा है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, राइट। लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन सेम ही रह रहा है। अब हम लोग वेक्टर ए को -1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तब क्या होगा? हमें -a वेक्टर मिलेगा। -a वेक्टर का मतलब हो जाएगा कि ये a के डायरेक्शन से उल्टा डायरेक्शन में होगा, लेकिन लेंथ दोनों का सेम ही होगा, यानी मैग्नीट्यूड तो सेम रहा, बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। ठीक है, अगर हम लोग सेम वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड दुगना हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अब भी ऑपोजिट ही रहेगा। किसी वेक्टर को अगर हम लोग फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें, सपोज दैट हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे इसका डायरेक्शन तो सेम ही रहता है, पर उसका मैग्नीट्यूड जो है वो घट जाएगा। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे किस तरह चेंज आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि एक से ज़्यादा वेक्टर को किस तरह से ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए हमारे पास मिनिमम क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि हमारे पास 2 वेक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वेक्टर a यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे वेक्टर b दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ना है। हम लोग कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने के लिए हम लोग हेड टू टेल मेथड का यूज़ करते हैं। इस हेड टू टेल मेथड में होता क्या है कि एक वेक्टर का हेड जो एरो साइन है उधर, और दूसरे वेक्टर का टेल मतलब जो पूंछ है, उसको एक साथ ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और जो लूप है उसको क्लोज कर देते हैं। जो लूप क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर देखो, टेल हेड। जब लूप क्लोज करेंगे तो टेल हेड ना होके उसका ओरिएंटेशन उल्टा कर देंगे। तो जो लूप क्लोज करने पे जो नया वेक्टर साइन मिल रहा है वो रिप्रेजेंट करेगा a प्लस b को। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, इसलिए
इसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। ये लागू तब होता है जब हमारे पास दो वेक्टर हो। अब हम लोग देखेंगे कि अगर दो से ज़्यादा वेक्टर रहें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वेक्टर ए बी सी डी, उनको किस तरह से जोड़ेंगे? उनको भी हम लोग सेम मेथड, हेड टू टेल मेथड से ही जोड़ेंगे। देखते जाते हैं कैसे होता है। यहाँ पे मैंने ए बना दिया, ए के हेड को बी के टेल के साथ ऐड कर दिया, फिर बी के हेड को सी के टेल के साथ ऐड कर दिया और डी के टेल को सी के हेड के साथ ऐड कर दिया। एक बार जब हम लोग ऐड कर चुके हैं तो जो लूप बन रहा है उसको क्लोज कर देंगे और ओरिएंटेशन ऑपोजिट कर देंगे। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट आर मिलेगा, ये जो आर है ये रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को। अगर यहाँ पे हम लोग को सिर्फ ए और बी को जोड़ना रहता तो हम लोग ये लूप क्लोज कर देते, तो हमें ये जो नया वेक्टर मिलता ये मिलता ए प्लस बी। अगर हमें ए प्लस बी और सी को जोड़ना रहता तो हम लोग ये लूप क्लोज कर देते, तो हमें जो ये नया वेक्टर मिलता ये मिलता क्या, ए प्लस बी प्लस सी, और जो आर का वैल्यू होता वो फाइनली ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर होता। इस तरह हम लोग हेड टू टेल मेथड से एक से ज़्यादा वेक्टर को भी आसानी से जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग एक आइडेंटिटी देखने वाले हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, क्या ये होता है? क्या हम लोग इसे ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हैं? तो सबसे पहले दो वेक्टर लेते हैं a और b। इन दो वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे? हेड टू टेल मेथड से। तो हमें जो नया वेक्टर मिलेगा वो ये r मिलेगा, जिसका वैल्यू जो है r इक्वल टू a प्लस बी होगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि a के टेल को b के हेड के साथ ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने a बना दिया और फिर ये जो b और a का लूप है इसको क्लोज कर देते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं, ये r डैश आ गया। ज़रा गौर करके देखेंगे तो ये हमें देगा क्या, b प्लस ए। और अब कंपेयर करेंगे तो देखो ये और ये वेक्टर दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड का है, सेम लेंथ का है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम ही है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि r इक्वल टू आर डैश। क्यों? क्योंकि इनका लेंथ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर से हम लोग समझ सकते हैं कि ये दोनों रिजल्टेंट सेम है और दोनों का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब हम लोग देखेंगे कि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करने के लिए समझ लो कि a माइनस बी हमें निकालना है, a और b दिया हुआ है। तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग माइनस बी बना लेते हैं। माइनस बी कैसे बनता है? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। ये माइनस बी हो गया, ये हमारा a है, तो a माइनस बी निकालना है हमें। तो a के हेड के साथ माइनस बी के टेल को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा माइनस बी हो गया, ये हमारा a हो गया। इस लूप को क्लोज कर दो
और ओरिएंटेशन चेंज कर दो तो ये जो रिजल्टेंट मिलेगा ये a माइनस बी के बराबर होगा, ये वाला। तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं दो वेक्टर का और एडिशन कर सकते हैं। ये वेक्टर अलजेब्रा का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ज्योमेट्रिकल मेथड है। आगे हम लोग इसका एनालिटिकल मेथड भी देखेंगे। अब हम लोग नल वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नल वेक्टर कहते किसको है? अगर यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है ए में से ए को माइनस ए के साथ अगर हम लोग ऐड करना चाहें तो ये माइनस ए हो जाएगा। तो क्या करेंगे, माइनस ए का हेड इसके टेल के साथ ऐड कर देंगे तो कोई लूप क्रिएट नहीं होगा, तो कोई लूप क्रिएट नहीं होगा, यानी ऐसा कुछ बनेगा। जब लूप क्रिएट नहीं होगा तो हमें कोई रिजल्टेंट भी नहीं मिलेगा, तो उस केस में हमें कुछ नहीं मिलेगा। उस तरह के वेक्टर को नल वेक्टर कहते हैं। नल वेक्टर को डिनोट किया जाता है जीरो के ऊपर एक छोटा सा एरो साइन से। तो ए को अगर हम लोग माइनस ए के साथ जोड़ दें तो हमें मिलता है नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब है नो वेक्टर, मीन्स कुछ नहीं है वहाँ पे, नल है। अगर यहाँ पे दो से ज़्यादा वेक्टर रहें, जैसे ए, बी और सी दिए हुए हैं, इनका एडिशन निकालने के लिए कहा जाए तो ये कुछ इस तरह का होगा, ए बी और सी। यहाँ पे कोई लूप ओपन नहीं है। इस केस में हमें ए प्लस बी प्लस सी एक नल वेक्टर मिल रहा है। अब हम लोग समझ चुके हैं कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई एक वेक्टर दिया हुआ है तो उसको दो या दो से ज़्यादा वेक्टर में किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने जोड़ना सीखा है, अब हम लोग तोड़ना सीखेंगे। सपोज दैट यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है ए। इसको अगर हम लोग दो वेक्टर में रिजॉल्व करना चाहें कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, यहाँ से एक वेक्टर बनाएंगे ए और यहाँ पे एक वेक्टर बना देंगे ताकि ए एज ए रिजल्टेंट काम करे जिन दो वेक्टरों में हम लोग इसको तोड़ना चाहते हैं। इसको हम लोग नाम दे देते हैं R1 और इसको R2। तो ए जो है वो रिजॉल्व हो गया हमारा R1 प्लस R2 में। अगर ट्रायंगल लॉ देखेंगे तो देखो R1 का हेड R2 के टेल के साथ ऐड है और ये लूप क्लोज है और ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसके? इन दोनों के एडिशन को। यानी कि जोड़ का ठीक उल्टा होता है तोड़, यानी जिस तरह से ऐड किया था उसी तरह से हम लोग इसको रिजॉल्व भी कर रहे हैं दो वेक्टर में। अगर यहाँ पे सेम वेक्टर ए है और यहाँ पे एक वेक्टर है बी, जिसको कहा जाए कि तुम तीन वेक्टर या चार वेक्टर में तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? यहाँ पे पकड़ लो, एक दो तीन। तो यहाँ पे R1 R2 R3 में तोड़ दिया हम लोगों ने। तो B को R1 R2 और R3 में रिजॉल्व कर लिया और R1 R2 R3 को जोड़ने से हमको जो मिल रहा है वो B के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं अपनी मर्जी से जितने भी चाहे उतने वेक्टर में। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि हमको इस A को, ये जो छोटे छोटे जो दो वेक्टर हैं R1 और R2, इनके टर्म में रिजॉल्व करना है, इनके ही टर्म में रिजॉल्व करना है। वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग इस R1 को उठा के यहाँ पे डाल दिया।
ज़रा गौर से देखो, R1 डाल तो दिया पर ये पूरा नहीं हो पा रहा है, राइट। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो करते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ज़रा देखो R1 यानी अब यहाँ पे ये बन गया है 3R1, राइट। अब इस R2 को यहाँ से उठा के इस तरह से उठा के लाएंगे कि इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो, इसका डायरेक्शन भी ना चेंज हो। तो हम लोग यहाँ पे इसको डाल सकते हैं R2 के हिसाब से। अब देखो R2 भी पूरा नहीं बैठ रहा है लूप क्लोज करने के लिए, तो उसको भी हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी ये 2R2 हो गया, ये लगभग 3R2 हो गया, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जो वेक्टर का रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 3R2। तो हम लोग लिख सकते हैं A को 3R1 प्लस 3R2। इसी को जेनरिक वे से लिखा जाता है A इज इक्वल टू, पकड़ लो कि म्यू एक रियल नंबर है, R1 प्लस लैम्डा R2। तो इस तरह से जब हमको दिया हुआ रहे कि इन्हीं 2 वेक्टर के टर्म में रिजॉल्व करना है, तो हम लोग उसको जनरली छोटा बड़ा करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको तोड़ के हम रिजॉल्व करते हैं किसी भी वेक्टर को। इसमें गौर करने वाली बात बस एक ही है कि ये जो R1 और R2 पैरेलल नहीं होने चाहिए, ये एक कंडीशन है। क्योंकि अगर ये पैरेलल हो गया तो फिर दोनों का डायरेक्शन तो सेम हो जाएगा, लेकिन लूप कभी भी क्लोज हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए R1 और R2 पैरेलल नहीं होने चाहिए। अब हम लोग ये समझ गए हैं कि किस तरह से दिए हुए वेक्टर में रिजॉल्व कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर में, दिए हुए किसी भी वेक्टर में हम लोग किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बस एक कंडीशन होना चाहिए कि जिन वेक्टर के टर्म्स में हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं वो 2 वेक्टर हम लोग पैरेलल ना हों। तो उससे हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता है कैलकुलेशन में। हम लोग के पास x y कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग जानते हैं, ठीक है। x y कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D प्लेन में फेमिलियर है। अगर हमारे पास 2 वेक्टर दिए हुए हैं ऐसे जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और जिनका लेंथ या मैग्नीट्यूड 1 हो, तो उस तरह के वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे x में यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नीट्यूड बना दिया और यहाँ पे एक छोटा वेक्टर y बना दिया, y के अलॉन्ग में, तो इसका एक अलग स्पेशल नाम होता है जिसको हम लोग i कैप और j कैप से जानते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है लेकिन वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें कंडीशन हो गया i का मैग्नीट्यूड j के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है 1 के बराबर, और i और j एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं या 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर यहाँ पे 3D प्लेन ले तो एक जेड एक्सेस भी आ जाएगा जो स्क्रीन से बाहर की ओर निकलेगा, उसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको k के ऊपर कैप डाल के भी दिखाते हैं, जिसका भी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। और ये जो k है ये भी i और j के साथ 90 डिग्री का
एंगल बनाता हो। तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन को देखते हैं तो समझेंगे कि यूनिट वेक्टर का पहला कंडीशन होता है मैग्नीट्यूड 1 हो। दूसरा कंडीशन होता है इसमें कोई भी यूनिट नहीं होता है, ऐसा यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस। ठीक है, तो इन दो परिभाषा को समझ गए हैं, इन दो डेफिनेशन को समझ गए हैं तो हम लोग यूनिट वेक्टर को समझ सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं पहले। हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं एक्स और वाई 2D प्लेन में, और फिर एक वेक्टर ले लेंगे। वेक्टर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से एक वेक्टर ले लिया। अब ये एक वेक्टर दिया हुआ है ए, और अगर कहा जाए इस ए को एक्स और वाई के यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखने के लिए तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ज़रा देखें। पकड़ लो कि यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट है, यूनिट वेक्टर है आई, ये एक्स के अलॉन्ग में है तो यहाँ पे आई 1 2 3 4 5 6 6.5। ठीक है, 6.5 आई को मिलाने से हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। और फिर हम लोग ऊपर जाएंगे तो ज़रा देखते हैं 1 2 3 4 5 लगभग 6 में हम लोग ऊपर पहुँच गए। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 6.5 आई और यहाँ पे करीब 6J के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 6.5 आई प्लस 6J। ये हम लोग 2D में किसी वेक्टर को I और J के यूनिट वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम लोग पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अभी जो समझेंगे हम लोग 2D प्लेन में ही समझेंगे, एक प्लेन में ही समझेंगे, और फिर हम लोग उसको स्केल अप करके 3D प्लेन में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2D प्लेन में, 2D के प्लेन का मतलब हो गया कि किसी रेफरेंस फ्रेम में ले लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस। पहले यहाँ पे ले लिया एक्स एक्सिस और यहाँ पे ले लिया वाई एक्सिस। ठीक है, इस एक्स और वाई एक्सिस में के रेफरेंस में कोई एक पॉइंट का पोजीशन क्या है। पकड़ लो कि ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग दे देते हैं, पकड़ लो कि 3 और 4 या 3:4। ठीक है, तो इसके ओरिजिन का क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन तो ओ है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0। तो 0 0 से ये जो पोजीशन के साथ, ए के पोजीशन के साथ जो वेक्टर बन रहा है, ये लेंथ और ये डायरेक्शन के साथ ये जो ओए वेक्टर बन रहा है, इस ओए वेक्टर को कहेंगे हम लोग पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। अगर इस पोजीशन वेक्टर को आई और जे के टर्म्स में लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हैं। यहाँ से ऐसा कर दिया तो देखो 3 और 4 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो x के अलॉन्ग में और y के अलॉन्ग में OA को हम लोग इस केस में लिख सकते हैं 3i प्लस 4j। ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लोग देखा कि किन दो वेक्टर को हम लोग इक्वल कह सकते हैं। इक्वल तभी कह सकते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इक्वल हो, दोनों ही सेम हो, तब वो इक्वल होगा। फिर हम लोगों ने देखा कि किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे क्या इफेक्ट होता है जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव रियल नंबर के साथ,
नेगेटिव रियल नंबर के साथ, फ्रैक्शन के साथ, क्या क्या उसके मैग्नीट्यूड में छोटा बड़ा हो रहा है, उल्टा डायरेक्शन में उलट जा रहा है, तो वो सब हम लोगों ने देखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ रियल नंबर में। फिर हम लोगों ने नल वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझा। नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जीरो के ऊपर एक छोटा सा एरो डाल के। फिर हम लोगों ने देखा कि दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को किस तरह से जोड़ते हैं, जिसको हेटेल मेथड से हम लोगों ने जोड़ा। और जब वो दो वेक्टर था तो वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। और फिर हम लोगों ने देखा कि सबट्रैक्ट किस तरह से करते हैं। सबट्रैक्ट कुछ नहीं है, जैसे a माइनस बी अगर निकालना हो तो हम लोग कर सकते हैं a प्लस माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर मतलब b के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो माइनस बी वेक्टर होगा। फिर हम लोग इन दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे तो हम उस तरह से सबट्रैक्शन कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि जोड़ने के बाद तोड़ते कैसे हैं, रिजॉल्व कैसे करते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन में। वेक्टर रेजोल्यूशन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करके हम लोग उसको सेट कर रहे थे। फिर हम लोगों ने देखा कि उसके क्या कंडीशन है, जब हम लोग दो वेक्टर यूज़ कर रहे हैं तोड़ने के लिए तो फिर वो दो वेक्टर कभी भी पैरेलल नहीं हो सकते, नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे उसके फ़ायदा के लिए हम लोगों ने देखा कि यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है। यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 के बराबर होता है और इसमें किसी भी तरह का यूनिट इसके साथ एसोसिएट नहीं होता है। ऐसा यूनिट या फिर CGS यूनिट किसी भी तरह का यूनिट इसके साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। और यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस हम लोगों ने देखा, वाई एक्सिस हम लोगों ने देखा, जेड एक्सिस देखा, जिसको आई, जे और के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा कि पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं, किस तरह से एक रेफरेंस फ्रेम के थ्रू हम लोग किसी एक पॉइंट का पोजीशन डाल सकते हैं और ऑरिजिन के साथ वो पॉइंट जो वेक्टर बनाता है उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। ये हम लोगों ने 2D में देखा। तो ये था आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, या फिर डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट किसे कहते हैं, उसको किस तरह से निकाला जाता है। और भी देखेंगे कि हम लोग एनालिटिकल वे से किस तरह वेक्टर को जोड़ सकते हैं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, वो किसी एक्सिस के साथ जो थीटा बना रहा है, एंगल बना रहा है, उसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। वो सारे कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।